अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सना प्रोग्राम रहनुमा के साथ। आज हमारा इंतहाई के इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट इन स्टूडेंट्स और देयर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड देयर आउटकम्स। इसके लिए मैंने एक इंतहाई अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत दी है, डॉक्टर मुनीर सर जो हैं इस वक्त हैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सर का माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अरसे से सर पढ़ा रहे हैं और बड़ा तजर्बा है एकेडेमिया में। इसके अलावा सर बीबीसी में भी काम कर चुके हैं बहुत टाइम तक, और माशाल्लाह से सर एक बहुत ही रेनाउंड प्रोफेसर हैं। मैं चाहूँगी कि सर अपना फर्दर तारुफ हमारे नाज़रीन को करवाइए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अहमद हूँ और मैं इस वक्त हैंड्स डेवलपमेंट स्टडीज़ में हूँ। और इससे पहले तो मैं पता नहीं, कराची का बहुत कम ही यूनिवर्सिटी होगा कि जहाँ मैंने ना पढ़ाया हूँ। जैसे लॉ यूनिवर्सिटी है, जैसे शहीदुल का अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, फिर ये जो कायद-ए-आज़म वाला जो यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है उनका, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, फिर दूसरे फिर कराची यूनिवर्सिटी में भी लॉ में भी पढ़ाया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया। क्या नाम है ये जो दूसरा ये है कि जहाँ ये क्राइम वगैरह मतलब क्रिमिनोलॉजी को जहाँ पढ़ा जाते हैं वहाँ भी पढ़ाया। फिर आजकल तो मैं यहाँ हूँ, मगर हर जगह में कुछ न कुछ मज़ा मैंने चखा, हर जगह से देखा कैसे स्टूडेंट होता है, कैसे टीचर होता है, कैसे मैनेजमेंट होता है। हर जगह के हम अपना जो ये है तजुर्बा है वो बिल्कुल नहीं है। मैं रोजाना सीखता हूँ, लगता है कि मैं जो टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं रोजाना सीख रहा हूँ। सही, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही माशाल्लाह से सर जो है, सर का तजर्बा बहुत ज़्यादा है। सर ने जिस तरह भी खुद बताया कि सर ने ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, और माशाल्लाह से सर जो है वो इस वक्त भी बड़े एक्टिव हैं। तो ये बहुत एक बड़ी इंस्पिरेशन होती है स्टूडेंट्स के लिए कि उनके टीचर्स जो है वो बड़े लाइवली हों और हैप्पी हों, और इसके अलावा बच्चों में भी वो एंथुजियाज्म लेकर आए और बच्चों में एक जोश व वलवला लेकर आए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसके मुतालिक मैं सर से कुछ सवालात पूछूंगी। आज का हमारा टॉपिक है कि जो वालिदैन बच्चों की पढ़ाई पे इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद उनको क्या नताइज मिलते हैं। ये एक आजकल का बड़ा एक बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि हम अपनी तालीम पे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो क्या होना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं सर से सवाल पूछूंगी कि सर ये जो टॉपिक है आप इसके बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम सारे जो है ना अच्छा से अच्छा तालीम के पीछे भाग रहे हैं। अल्टीमेटली हम अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन क्या मिलता है वो देखने वाले हैं। बिल्कुल सही बात। कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते, और मिलते तो कितने % लोगों को ये मौका मिलता है और कितने % लोग जो है ना पीछे रह जाते हैं, लेकिन खर्चा अपने जगह पे करते। मैं आपको बताऊं, ये तो मैं एक दूसरा जो टीचर जो सिर्फ टीचिंग साइड में आया, ये तो है मेरा एक वो है। उसके साथ साथ मैं 35 साल जो है ना मैं जर्नलिस्ट रहा, तो मेरा एक अलग बैकग्राउंड है। तो वहाँ की उस नुक्ता नज़र से जब मैंने एजुकेशन को देखा तो मुझे एक नया चीज़ नज़र आया। मुझे तो ऐसा लगा कि हम लोगों ने जो तालीम हासिल किया है या लोगों को हम सिखाते हैं, उसमें हम टोटली वेस्टर्न वो जो थिंकिंग है, जो तरीकाकार है, उसको हमने वहाँ से सीखा। क्योंकि वो हमारे यहाँ जो है ना 200 साल तक तो वो राज करके गए, तो वहाँ से हम लोगों ने लिया। वो तो चले गए, तो वो उनको जो कुछ छोड़ गएगा उसके ऊपर थोड़ा बहुत रद्द बदल करके हम उसी को चला रहे। तो इसी तरह हम इसको आगे बढ़ा रहे, लेकिन उसमें एक्चुअली देखना ये है कि हमने जो 1947 में जब आज़ादी हासिल की, उस वक्त की जो सिचुएशन था, और इसके इतना साल के बाद, कितना 78 मिनट के बाद, क्या सिचुएशन वही है या सिचुएशन बदल गया? अगर सिचुएशन बदल गया तो क्या एजुकेशन के साथ साथ हमने कि उसका तरीकाकार बदला या नहीं बदला, ये भी देखने का है।
बहुत अच्छी बात की सर ने डेफिनेटली। और बिल्कुल सर ने सही फरमाया कि जब हम इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आउटकम भी हमें चाहिए होता है। इस मामले में बच्चे जो है कुछ सर पीछे भी रह जाते हैं, ऐसा भी होता है, अब जिस तरह भी आपने बताया, और कुछ बच्चे जो है वो बहुत आगे चले जाते हैं। तो सर मुझे एक बात बताइए कि जैसे तालीम जो है वो सारे बच्चों को तो सेम मिल रही है, अब इन बच्चों में क्या फ़र्क है? जो बच्चे बड़ा सक्सेसफुल हो गए, हमारी डेफिनेशन सक्सेस की जो है वो ये है कि बच्चा अच्छी पे चला जाए, अच्छा पैसा कमा ले, तो जब उसने तालीम सबकी बराबर है, तो ऐसा क्या फ़र्क है उन बच्चों में जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो बच्चे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे? मैं आपको एक बताऊं, ये तालीम है ही क्या चीज़? सबसे पहले तो ये आपको जानना है। देखिए, असल में बात ये है, हमें नॉलेज हासिल करना है। तो व्हाट इज नॉलेज? नोइंग द अननोन इज अ नॉलेज। बिल्कुल सही बात। जो हम नहीं जानते उसको जानना वो नॉलेज है। बिल्कुल। तो उसी की तलाश में हम डिफरेंट प्रोसीजर से चलते हैं, और वो प्रोसीजर्स के वो नाम ये है, वो एक जरिया है, प्रोसेस है। उसके जरिए हमें जो मिलता है, उसके बाद एक कागज मिलता है, उसके बाद थप्पा लगा देता है, उसके बाद वो एक डिग्री बनता है, फिर हम एक तालीम याफ्ता बंदा होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताते चलूं, तालीम याफ्ता के साथ ये जो थप्पा लगाते हैं ना, इसका बहुत ताल्लुकात जरूर है, बहुत नहीं है। इस दुनिया में ऐसा भी है, बहुत बड़े बड़े लोग जिसका एजुकेशन नहीं है लेकिन वो तालीम याफ्ता है। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ जिसका नाम समझ, इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो लिटरेचर में जिनको नोबेल मिला वो था रविंद्रनाथ टैगोर, इंडिया की। तो उस वक्त तो सब एक ही था, तो उनको जब मिला वो तो मैट्रिक भी नहीं किया है, लेकिन वो दुनिया में बहुत नामज़दा एक लिटरेचर में जिनका कोई मुकाबला नहीं है। कैसे हुआ? उन्होंने तो कभी स्कूल भी नहीं जाते थे, मैट्रिक भी नहीं किया। इस तरह काजी नजरुल इस्लाम जो दुनिया के रिवोल्यूशनरी पोएट में से वन ऑफ देम, उन्होंने भी मैं क्लास 8 तक पढ़ा, लेकिन आज उन्हीं के किताब BA MA में हम उसके बाद रिसर्च करते हैं। तो इसका मकसद क्या हुआ कि वो तालीम एक अलग चीज है। बहुत लोग स्कूल कॉलेज में तालीम हासिल करने के बावजूद भी कुछ नहीं सीखते, और कुछ बाहर से किस तरह अल्लाह ने उनको इतना दे देता है, वो हमें भी पीछे धकेल के वो आगे चला जाता है। ये है एक्चुअली तालीम। अच्छा, अभी आते हैं कि ये हमने पहले ही बताया कि तालीम का जो मेयार जो है ना, हम सेट करते हैं वेस्टर्न जो मेयार है उसके साथ, और उसके पीछे हम भागने की कोशिश करते। हमने इसके साथ साथ देखा, जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना दब गया था, उसके ऊपर इतना जुल्म जो भी हुआ, नागासाकी हिरोशिमा में जो कुछ हुआ, उसके बाद इन लोगों ने अपना जो एजुकेशन की जो पॉलिसी थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा जो ऐसी IABA MA ये सब करके जो एक जनरल नॉलेज हासिल करते, उससे बेहतर है हम वो नॉलेज लोगों को हासिल करें जिससे कोई टेक्नोलॉजी वो सीखे। चंद साल में देखते वो जापान ऐसा हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका बाईसाइकिल भी कोई नहीं खरीदता था, और वो जापान बाद में टेक्नोलॉजी इतना है कि अमेरिकन आज उनके गाड़ी के लिए पागल होते हैं। बिल्कुल सही बात। अमेरिकन गाड़ी के लिए क्यों? तो इसका मकसद है कि एजुकेशन जो है ना, हमें देखना है कि उस टाइम के मुताबिक क्या हमें किसके ऊपर जोर लगाना चाहिए। हमने तो वो ही लगाया, बस हमें MA करना है, PhD करना है, ये करना है, वो करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये खराब है, ये अच्छा है, लेकिन कितना % जरूरत है उसका। रिसर्च में कुछ मुख्य तरह एक नंबर है, उस उतना लोगों के लिए सही है। बाकी मेजॉरिटी लोग जो है वो 1000 तालीम हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि हमारी सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, हम वहाँ जा नहीं सकते। तो इनके लिए वो तालीम नहीं, उनके लिए वो तालीम दे जिससे वो हमारे यहाँ के क्या नाम डेवलपमेंट हो, नए नौकरी मिले, कारखाना मने बने, उनके नौकरी मिले। और सबसे बड़ी बात है, हम एक सोशल बिजनेस की बात करते हैं। इसमें सोशल बिजनेस ये होता है कि हमें ये नहीं कि हम पढ़ने का मकसद सिर्फ नौकरी करनी है, वो है हमें सीखना है, नॉलेज हासिल करना है, प्लस वो करके हम इस तरह कुछ करें जिससे सिर्फ मेरा ही नहीं है और 10 का भी फायदा हो। तो अगर उसका सोशल बिजनेस की तरफ जाए तो आप देखिएगा मेरा भी फायदा, हम जिसको वो प्रोडक्ट बेचते हैं वो हमसे लेते हैं, वो 200 प्रोडक्ट बेचते हैं, 200 कोई अच्छा चीज
बना के खराब चीज खरीदते, कोई खराब चीज बना के अच्छा चीज खरीदते, मतलब सबके काम अब चलता है। तो इससे होता क्या पता है, हम इतना डिपेंडेंट नहीं होते। आज फर्ज कर लीजिए हम सिर्फ और सिर्फ अगर कारखाना बनाते तो कारखाना में जो प्रोडक्ट होगा उसमें बेचने के लिए हमें मार्केट चाहिए। हमें फिर वो जो जिन लोग ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं, जिनका टेक्नोलॉजी बहुत उम्दा किस्म का है, हम एक दिन भी उनके साथ तो जाके कर नहीं सकते। लेकिन ये सोच के हमें पीछे नहीं आना, हमें उसके लगा रहना। करते करते देखे चाइना के भी देखे, 4 साल पहले क्या था और कहां से कहां पहुंच गए। ये है हमारी तालीम। तो हमारी जो भी सरबराह जो बैठे हुए हैं उसको थोड़ा सोचना चाहिए, हम जो तालीम दे रहे हैं वो ठीक है, उसके साथ साथ इसके तरफ ज्यादा तवज्जो दे, ताकि हम एक ऐसा पोजीशन में आए ताकि कोई हमें डरा ना सके, धमका ना सके। हमें बिल्कुल जो है ना, न तो मैंने बिल्कुल घुटने टिका देते, ये न कर पाए। जी बिल्कुल। और सर देखिए, बड़ी आपने अच्छी बात की, इम्पोर्टेंट बात की कि जो तालीम है उसकी वजह से, जिस तरह आपने डिफरेंट मुल्कों की एग्जांपल दी कि जापान हो गया या चाइना हो गया, जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन के ऊपर, और उसके बाद जो उसका नतीजा निकला वो ये निकला कि आज पूरी दुनिया में जापान की प्रोडक्ट्स खरीदी जा रही हैं, चाइना जो है वो पूरी दुनिया में छा चुका है। तो ये उनकी तालीम की वजह से ही है। और जहाँ तक हमारे बच्चों की ताल्लुक है तो डेफिनेटली माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत बेहतरी सोचते हैं, उनकी तालीम पे ठीक ठाक पैसा भी लगाते हैं। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात आती है और जो हम डेफिनेशन ले रहे हैं सक्सेस की, वो ये महदूद कर दी गई है कि पैसा कमाना ही जो है वो सक्सेस है। लेकिन सर ने जिस तरह बताया कि पैसा कमाना ही सिर्फ सक्सेस नहीं है, जरूरी नहीं है। तालीम जो है वो आपको रास्ता दिखाती है। आपको अगर तालीम हासिल करने के बाद भी रास्ता नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम लैकनेस, कोई ना कोई लैकनेस डेवलप हुई है जिसकी वजह से डायरेक्शन नहीं डेवलप हुआ। तो सर हम बात कर रहे थे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से रिटर्न ऑन दी एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट पे हम बात कर रहे थे। तो सर जिस तरह के पाकिस्तान के अभी करंट एनवायरनमेंट में आप देखें कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, तो आप इस बारे में क्या समझते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो लर्निंग फैक्टर है क्या उससे ज़्यादा होता है, या फेस टू फेस लर्निंग अभी भी वही पुराना मेथड जो है वो यूज़ करना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इसके ऊपर बात करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा मेंटली हम और मेंटली वेस्ट का जो स्टूडेंट है इसमें बेसिकली फर्क क्या है जी। वो क्या समझ जाते हैं, हम क्या समझ, हमें पता है। जहाँ हमने भी खुद भी, जब ये हमारे यहाँ जो ये है ना जो बीमारी आई थी तो हम लोग भी करते थे ये काम। हुआ क्या, बच्चे इसका तोड़ निकालते, वो क्या करते हैं, इसको मोबाइल ऑन कर दिया उसके बाद गायब जी, वो होता ही नहीं, वो सुना ही नहीं, हमने क्या बोला नहीं सुनते। तो बात यह कि अगर वो वाकई वो डिवोटेड हो, वो सुनने चाहते, सीखने चाहते, तब तो सही है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन हमें पहले उन लोग को ये सिखाना पड़ेगा, देखो ये धोखाबाजी करने के लिए नहीं है, ये आपको सीखने के लिए। आप अगर धोखाबाजी करते हो, कल आप जब एजुकेशन लेके जब जाओगे तो आपके बच्चा जब कुछ पूछेगा आपसे, आप बता नहीं पाओगे, फिर बच्चा भी कहेंगे अब आपको तो कुछ नहीं आता। और ये एक्चुअल सिचुएशन भी यही है हमारे यहाँ। क्या हमारे यहाँ ये जो एजुकेशन के जो मियार सेट किया है, खास करके जो हमारे यहाँ जो क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना फ्यूडल सोसाइटी है, तो ये फ्यूडल सोसाइटी में हम उतना सिखाना चाहते हैं जितना एक क्लर्क बनने के लिए काफी है, बड़े बड़े उसके लिए हम ये नहीं करना चाहते। और ये जो लोग है जो हमारी ये सरबराह है, ये जानते कि उनके अपने बच्चा इस स्कूल में नहीं जाते, उनको बड़े बड़े जगह को बाहर भेज दिया, लंदन अमेरिका इधर उधर भेज दिया, वहां से तालीम आके वो आके फिर हमारे यहाँ जब आते हैं ना तो बड़े बड़े पोस्ट वो बैठ जाते हैं। हमारे बच्चा वो जो तालीम हासिल किया वो मियाद में जा ही नहीं सकते ना, हमारे पास उतना पैसा होता है ना। मेजॉरिटी मकसद 90% लोगों के पास ये पैसा नहीं होता कि वहाँ भेजे और वो ले। अगर वो करके आए भी तब भी आप देखेंगे वो इंटरव्यू में आप नहीं हो पाएंगे। इसे एक भाई छोटा सा मिसाल देता हूँ मेरा अपना जिंदगी का। एक दफ़ा हमारी ऑफिस में, उस वक्त मैं जो है ना किसी एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में होता था, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो वहाँ जब हुआ तो मैंने वहाँ तो सेकेंड मैन थे, तो उनसे मैंने पूछा, हमने कहा ये जो 2 बंदे को हमने इंटरव्यू ले रहे
एक बंदा लालूगंज से आया और एक बंदा डिफेंस से आए और दोनों का पोस्ट एक ही है, लेकिन आपने दोनों को रखा लेकिन तनख्वाह में इनका उसमें आसमान जमीन का फर्क किया। ये क्यों किया? उन्होंने मुझे ये बताया, सुने, ये जो लालूगंज से आए वो कम पैसा में इसलिए कर पाते, उनका अखराजात नहीं है। वो जो आते हैं वो डिफेंस से, उसका अखराजात बहुत ज्यादा है। अगर उसको वो पैसा दूंगा तो वो कर ही नहीं सकते कभी, इसलिए उनको देना पड़ता। देखिए बात ये है, ये जो बात कर रहे हैं ना, इसमें होगा क्या? वो फिर क्लास सिस्टम हो गया। जैसे हिंदुओं का ये होता है ना कि वो फलाना नमशूद्र है, वो ठकुर है तो बड़ा है, वो छोटा है। तो ये भी हमें एजुकेशन में अगर इस तरह हम करते जाए तो देखिए आपके बच्चा तो सीख जाएगा, लेकिन ओवरऑल हम एज ए नेशन हम इतना आसानी से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम जो है ना वो दूसरे की जो है ना टुअडीज बन के रह जाएंगे। टुअडीज मीन्स साइकोफैंट इस तरह हो जाते। तो हम सर आपको लग रहा है कि मीडिया ने लेकिन ये सारी चीजें चेंज कर दी हैं? मीडिया चेंज ला रहा है। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा रिवोल्यूशन क्या आया। मीडिया तो वही मीडिया, लेकिन पहले तो चले हम भी याद है कि हम जो है ना न्यूज़पेपर में रोजाना क्या मोनोटाइप करो, ये करो, वो करो, हाथ से जोड़ो, क्या क्या होता था। बाद में ये कंप्यूटर आया, मतलब बहुत तेजी से हमने ये सब काम कर पाया। उसके बाद ये सब छोड़े, कागज में लिखने वाला न्यूज़पेपर छोड़े, फिर ये आपके जो चैनल वगैरह आया, ये है वो है, ठीक है वो सब आपने। अच्छा आपने सवाल किया था अभी, क्या पूछा आपने? कि मीडिया चेंज। हाँ मीडिया चेंज, मैं वो बता रहा हूँ। मीडिया सबसे बड़ी बात क्या पता है जी? मीडिया जिसको हम बोलते हैं, मीडिया हमेशा हम बात करते हैं मीडिया आजाद होना चाहिए, हम हमेशा बात करते जी। लेकिन एक बात तो बताइए, ये जर्नलिस्ट जो हम लोग होते थे, अभी भी जर्नलिस्ट है जी, वो दुनिया भर के सबकी आजादी की बात करते हैं, लेकिन वो खुद अपना आजादी की बात नहीं कर सकते जी। वो कैसे बताए? एक बंद पिंजरा में जैसे एक कोई चिड़िया को आपने जो सिखाते हैं वो ही बोलते, उसके बाहर वो कुछ नहीं सीखते। हम फर्ज कर लीजिए एज ह्यूमन बीइंग, अगर हमने जाके जर्नलिस्ट हम कोई इंडिपेंडेंटली बोलने चाहे, क्या हम बोल पाते? नहीं। हम वो बोलते हैं जो हमें सिखाया जाता है। हम अगर वो नहीं बोलते तो कल बोले भाई खुदा हाफिज, हम आपको सर्विस नहीं कर सकते। वो है मीडिया। अभी भी कमी बेशी मीडिया में ये है, लेकिन उसमें जो रिवोल्यूशन आया वो इस तरह आया, ये जो एक मीडिया आया जिसका कोई आगे ना पीछे, आपके पास मोबाइल है, आप भी मीडिया मैन हो गए एक किस्म के। इससे एक फायदा हुआ, मुझे यूँ लगा कि देखिए हम बोलते थे इसमें डेमोक्रेसी में बड़ा एक फायदा आया। वो क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे डेमोक्रेसी क्या बोलते, इज द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। बिल्कुल सही बात। लेकिन एक बात बताए, इसमें हम पीपुल के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो है ना पीपुल के जरिए कोई राज कायम नहीं होता, क्योंकि पीपुल इतना ज्यादा है, उसका राय कैसे जाएगा। तो हमने एक तरीका निकाला, वोट दे के अगर 52% ने वोट दिया ओके, और हमने 49 किया, हमारी बात कोई सुनाई नहीं देता, उनके बातों से ये चलता है, ठीक है। लेकिन ये जो अभी लोगों के हाथ में आया, अभी देखिए इस पे क्या होता है, कहीं कोई कुछ भी हो जाए, फटाफट उसने एक तस्वीर खींचा, वो वायरल कर दिया, लोगों को पता चल जाता है। उस पे अभी हमारी जो हुक्मरान है या हमारे जो भी सरबराह है, उनको भी सोचना पड़ता है, यार पब्लिक देख रहा है, इसी का नाम डेमोक्रेसी है, सब लोग उसमें शुमार हो गए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सवाल मुझे पूछा कि मीडिया की जो नया रूप आया, इसने वाकई कुछ आगे, किसी लोगों का कुछ तकलीफ जरूर होगा, लेकिन बहुत आगे बढ़ा दिया, लोगों सोच को आगे बढ़ाया, और इसके साथ साथ लोगों को तालीम भी आगे बढ़ते जा रहा है। और गाँव वाले जो कभी तालीम नहीं लेते थे, वो इसके जरिए वाकई उसका नॉलेज में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल सही बात की सर ने, बेहतरीन, बहुत अच्छा अपना एनालिसिस प्रोवाइड किया, और डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, और जो हमारा एक माइंडसेट है सोसाइटी का वो भी चेंज होता जा रहा है। सबसे जो अच्छी बात है सर वो ये है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारे बच्चों को यहाँ पे बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, और बच्चे जो है वो वहाँ की एक्रेडिट यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है उनको सर्टिफिकेशंस मिल रही हैं, डिप्लोमाज मिल रहे हैं, डिग्रीज मिल रही हैं। तो ये चीज़ें जो है
है ये एक रेवोल्यूशन है जो आ चुका है, जिसकी वजह से बच्चों का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, पेरेंट्स भी उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अब ये जो एक सिस्टम था लोकल लेवल पे ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो रहा है और बच्चों की इंटरनेशनल रीच बढ़ती जा रही है। जब बच्चों की इंटरनेशनल रीच बढ़ती है सर, तो डोंट यू थिंक के बच्चे जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में जाकर जॉब करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ओपन हो जाती हैं। तो अब ये माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज हो रहा है, माँ बाप जो है उनको भी बातें पता चल रही हैं, लोग मेंटली रेडी भी हो रहे हैं टू इन्वेस्ट इन सच यूनिवर्सिटीज। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस दैट नाउ द लोकल स्टूडेंट जो है वो ग्लोबल आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा किरदार है हमारे मीडिया का जो चेंज लेकर आया है, बहुत बड़ा हमारा किरदार है हमारे मोबाइल फोन का, और उसमें जो यूनिवर्सिटीज आप रीच कर सकते हो, जो तालीम हासिल कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी बातें की रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, और ख़ास तौर पे सर ने उसके इम्पैक्ट को डिस्कस किया, और ख़ास तौर पे सर ने उसके आउटकम को डिस्कस किया कि हम इतना पैसा जो लगा रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा। बज़ाहिर से देखा जाए तो तालीम का जो हसूल है उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अब जब भी कोई पढ़ रहा है या कोई भी माँ बाप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर तो वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि तालीम हासिल करने के बाद बच्चे जो है वो एक बड़ा सा पेचेक उठा लेंगे एंड दे विल गेट इनटू अ बिग लाइक कंपनी और समथिंग लाइक दैट, तो क्या ये तालीम का ऑब्जेक्टिव है? जी, असल में बात ये है कि इन्होंने जो कुछ कहा ये किसी हद तक तो सही है, क्योंकि हर बंदा की, हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि मेरे बच्चा अगर बाहर से तालीम हासिल किए तो उनको अच्छा पोजीशन मिल जाएगा, अच्छा पैसा कमाई होगा, क्योंकि यहाँ जो पैसा मिलता है इसके तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। ये सबकी ये एक चीज है। लेकिन इसमें मैं एक चीज बताऊं, एक तो पहले ये जो ऑनलाइन जो आया है इससे हुआ क्या, ठीक है लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा, और जो पहले हम लोग जो यहाँ के घिसी मिट्टी जो पढ़ाई हुआ नहीं हुआ उससे बढ़, वो सब कुछ अपने जगह पे है। लेकिन उसमें एक नुकसान ये होगा कि यहाँ के जो लोग इन्वेस्ट करते थे मकसद है इसको चलाने के लिए, उनके ऊपर थोड़ा सा परेशान तो आया, वहाँ ठीक से काम इनका नहीं चल रहा, तो ये मार्केट बाहर से वो लोगों ने ये कब्जा कर रहा है। अच्छा, वो क्यों कर रहा है? उसने ये देखा कि जो पहले सिस्टम था उसमें ज्यादा लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे चले जाते थे, तो इसने उनको और ज्यादा से ज्यादा यहाँ से बच्चे को ले जाने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपना। ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, उनका स्ट्रेटेजी है, लेकिन हमारे सबसे एक तो आपने इन्हें बताया फायदा तो है, उससे बाहर जाएंगे अच्छा खासा रकम कमाएंगे, वो अगर मुल्क पे भेजेंगे, फायदा मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात ये है कि उसमें हमारे नुकसान है, हमारी क्रीम जो है ना वो चला जाता है बाहर, हमारी यहाँ बस्ता जो है ना उससे हमारे मुल्क आगे नहीं बढ़ पाती, वो पीछे रह जाते। सबसे बड़ी बात ये है कि और हमारी क्रीम को दूसरा इस्तेमाल करते। मैं आपको बताऊं, आप अभी अमेरिका में जाइए, यूके में जाइए, वो देखेंगे जो कंप्यूटर इतना वो लोग नहीं करते, ये इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये लोग करते, वो मेन जगह पे बैठे रहते, जहाँ मेहनत होता है, ये होता है, ब्रेन इस्तेमाल होता है, ये नहीं करते। जी, वहाँ वो लोग करते। तो वो हमें इस तरह धकल के बाद ले जाके वो ऐसे वो मेन जगह पे हमें नहीं बैठाएंगे, वो हमें ये बैठेंगे, तो उससे होगा क्या, हमारी ब्रेन जो भी सीखा वो तो उन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। हम क्या करेंगे, पर मैं आगे बढ़ेंगे कि हमारी तालीम का तो मकसद है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें एक एक सीढ़ी ऊपर जाना है, वो हम कैसे जाएंगे? हमारी इनडायरेक्टली वो एक रास्ता में रोक भी रहा है, ये हमारी बस ये है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना जाए, लेकिन वो कितना % जाएगा, हमें मेजोरिटी तो हम यहीं रहेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ की तालीम कि ये वो उसके साथ साथ वो जो मैंने बताया कि टेक्नोलॉजिकली इनको डेवलप करे, हमारे मुल्क जल्द हो जाएगा, वो जाए, वो कमाए, फिर टेक्नोलॉजिकली हम बढ़े, ये करें। बिल्कुल सही बात की, बहुत अच्छी बात की सर ने, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट सर ने यहाँ रेस किया अबाउट ब्रेन ड्रेन। और ये लिटरली बहुत आपने सब बेहतरीन बात की कि अगर हमारे बच्चे जो है वो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, बड़े स्किलफुल हो जाते हैं, वर्कफोर्स जो है वो बड़ी स्किलफुल हो जाती है, लेकिन उसके बाद अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके सर्व करने लगते हैं, तो ये 110% सर ने सही बात की कि दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन, कि आपका सारा जो इंटेलिजेंस है, जो बच्चे इंटेलिजेंट
बच्चे हैं वो बाहर चले गए और उसके बाद बाकी जो बच्चे हैं वो यहाँ बच गए और हमारे जो मुल्क का तरक्की का सवाल है वो एक क्वेश्चन मार्क में चला गया। ये सर ने बहुत अच्छी बात की। तो सर आपको क्या लगता है हम ऐसे बच्चों को कैसे रिटेन करें? मैंने पहले ही बताया कि क्यों के बच्चों की इसलिए रिटेन नहीं कर पाते कि उसको पता है कि यहाँ पढ़ाने के बाद यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी जी। तो ज्यादा फिर बाप माँ तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट तो ढूंढेंगे ना। तो इस तरह जो उनका सामने आता है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर उसके नजर आता है कि हमें जैसे उसको बताया कि टेक्निकली थोड़ा साउंड करने के लिए अगर यहाँ अगर अपॉर्चुनिटी खुल दिया जाए तो देखेंगे ये तो तब बाप को पता होगा कि नहीं ये करने के बाद इसको वाकई काम मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, सही तरह मिलेगा। तो फिर देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर देखिए ना, ये आपने देखा होगा ये जो शीप वगैरह एक जगह जाते उसके हेड पीछे आप उसको हजार मारो और रास्ता उसको रोक दे बदल सके, उसको पीछे पीछे जाएगा। तो वो भी वही है, अगर उसने वो कर दिया दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो सब उसके पीछे लग जाएंगे, उसके पीछे लग जाएंगे। तो फिर हम कुछ भी बोले हम डेवलप दिया है वो नहीं कर पाए, सही मायने में नहीं कर पाए। बिल्कुल सही बात की सर ने डेफिनेटली। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर है प्लस एक नीड फैक्टर भी है, क्योंकि ये आपने नीड को डिस्कस किया कि एजुकेशन पे माँ बाप ने पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद पेरेंट्स जो है वो चाहेंगे कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और अभी जिस तरह आपने एक बात की रिगार्डिंग द करंट सिनारियो इन पाकिस्तान के, बच्चा जो है अगर वो अच्छा अर्न नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली वो डीमोटिवेशन का शिकार हो जाएगा। फिर उसके क्वेश्चन मार्क जहन में आएगा कि जो मैं डिग्रीज हासिल कर रहा हूँ उसका हमने इतने लाखों पैसे लगा दिए, तो ये लाखों पैसे जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कब मिलेगी। तो सर ने बेहतरीन बातें जो है वो माशाल्लाह सर का जो एनालिसिस है वो बड़ा इन डेप्थ है और बहुत प्रैक्टिकल एंड रियलिटी बेस्ड है। और हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI पे हम बात कर रहे हैं। तो सर जिस तरह कि हमारे बहुत सारे तलबा हैं जो मैं ये समझती हूँ कि बड़े स्किलफुल होते हैं, और इसमें मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, उनमें हुब्बुल वतनी मौजूद है और वो डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इस चीज़ को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हुब्बुल वतनी को। इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें। हुब्बुल वतनी जिस तरह हमारी लव फॉर द कंट्री है, उसको क्या हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें जो है मजीद मतलब स्ट्रेंथन करना चाहिए? क्योंकि होता ये है सर इन द एंड ऑफ द डे कि बच्चे अगर जो है वो ओन नहीं करेंगे अपने लैंड को और ओन नहीं करेंगे अपनी कंट्री को और उसमें उनको कोई चार्म नजर नहीं आएगा, तो हाउ विल और व्हाई विल दे बी वांटिंग टू सर्व हियर? So how to create love in the hearts of the student for their country? सिर्फ बात देखिए सुनिए, पहले हमारे यहाँ के जो सिस्टम था कि हमारे बच्चे पैदा होते घर से माँ बाप के वहाँ से पहले सीख के आते थे, उसके बाद टीचर के पास आते थे, वहाँ भी वाकई सिखाते थे। वो मिसाल दे दे के एक दूसरे के मिसाल दे दे के सिखाते थे, हम वो सीख के बड़े होते थे। और अभी ऐसा नहीं है, अभी पैदा होते ना होते उसको जाके जो है ना वो प्ले में जाके वो उसको दो, यहाँ के घर से कोई चीज सिखाए नहीं, बल्कि कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि प्ले ग्रुप में बच्चे को डाल देते। और ये भी कहा जाता है कि सुनिए ये हमारे पर छोड़ दे, आप उसको कोई ना इंग्लिश सिखाए ना उसका प्रोनाउंसिएशन सही करे, हम करेंगे, सब बोल लेते। मकसद ये फैमिली से डिटाच एक किस्म का हो गया। भाई पहले ये होता था कि अपना बच्चा अपना हिसाब से हम उसको करते थे, अभी वो नहीं होते। वो 10 बच्चे आए तो वो टीचर वो अपना हिसाब से करते, तो एक ही है। तो हमारे यहाँ के जो तालीम का जो एक मियार था, पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई कॉपी में लिखा जाता था भाई ये पढ़ाया जाएगा, ये नहीं होता था। टीचर अपना नॉलेज से पढ़ाता था फ्रीली। और अभी क्या होता है उसके बाद थप्पा लगा देते, ये पढ़ाना है। मुझे एक छोटा सा मिसाल मुझे देना पड़ता। अपना बेटी को मैंने एक स्कूल में दिया तो वहाँ ये पूछा गया क्वेश्चन में कि यूएनओ का इसो का मेंबर कितने हैं। एक वैलिड इसमें था। तो उसमें मैं जब वो सवाल मेरे पास आके मेरा बेटी आई थी तो मैंने उसको बताया सुनो इस वक्त जो है ना
किताब में 150 लिखा हुआ है पुराना, लेकिन 180 हुआ है, ठीक है, 180 हुआ है, तो तुम एक काम करना, उसको लिखने 150 बैकअप में लिख दिया, अभी ये 180 हुआ है, सही, हमने ये उसको बोल दिया, वो लिख के आया और वो कॉपी मुझे वापस किया, देखा उसे काट दिया, हमने कहा ये कैसे हो गया। फिर मैं इस कॉपी को लेके मैंने हेड मिस के पास गया, तो हेड मिस ने देखा, तो हमने कहा मिस ये देखे, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे ज्यादा पता है कि इस वक्त वो क्या है, क्योंकि हमारी सब्जेक्ट है वो, 150 कभी था और किताब में यही है, तो इसलिए मैंने बेटी को ये बोला, तो उसने ये लिख के आया, ऐसा कॉपी ले आओ, कॉपी ले आया, अगर देखा वो लिखा, उसने उसको काट के 0 कर दिया। फिर कहने देखो किसने किया, फिर देखा उनकी भतीजी ने किया है, वो टीचर उसके उनकी भतीजी थी, ठीक है, तो उसने कहा या तो हमने उनको जब बोला तो कह रहे हाँ असल में वो जो कॉपी में लिखा हुआ था उसने वो देख के किया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो जो पहले अपना एक टीचर की नॉलेज होता था उससे पास ऑन करते थे, अभी नहीं होता ये। तो जब ये नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए, हम आगे नहीं, पहले ये सब नहीं होता, लेकिन लोग इतना आगे बढ़ते कैसे थे, और अभी इतना करने के बावजूद भी हम जो है ना कहीं ना कहीं रुकावट उसको जो है ना पैदा कर रहे हैं, ठीक है, वो करके ये आगे बढ़े। सवाल क्या था आपका? सवाल ये है कि बच्चों के दिलों में लव ऑफ कैसे पैदा, अभी मैं ये कह रहा हूँ, जब वो माँ बाप के वहाँ से सीखते थे, वो एक प्यार मोहब्बत से सिखाया जाता था, ठीक है, वो स्टार्ट होता था, उसके बाद स्कूल कॉलेज में आता था, फिर उसके बाद यहाँ हमें टीचर अपना हिसाब से करते थे, ठीक है, हर एक का अपना अपना नॉलेज, अपना अपना साइड है, लेकिन वो तो अगर किसी का पॉलिटिक्स है, किसी को म्यूजिक है, किसी का जो भी है वो सिखाते थे, उससे क्योंकि वो डेफिनेटली आजादी के साथ सिखाते थे, तो हम भी आजादी के साथ वो सीखते थे, हम सवाल भी पूछते थे, ठीक है, सीखते थे। और अभी ये स्टेरियोटाइप के सब ये हो गया, तो उसमें हुआ ये है कि बच्चा का जो मोहब्बत होने के लिए जो ट्रेनिंग हम बचपन से सीख के आते, वो थोड़ा सा उस पर खाला पड़ रहा है। हम सिर्फ वो पैसा के पीछे पड़ते, कहाँ जाके पैसा मिलेगा, मुल्क में कहाँ चला जाओ वहाँ मिलेगा, हम उसी के चक्कर में वो एजुकेशन ले रहे हैं। हम इसलिए नहीं ले रहे कि हमारे अंदर डेवलप करे, हम सिर्फ हम नहीं है, मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हमारी मुल्क के और 10 बंदा है, उसका भी हमें सोचना है। देखिए इंसान इंसान ही नहीं है जब तक ना वो दूसरे के लिए सोचे, हम जानवर नहीं है, हम इंसान है, इंसान अपने के साथ साथ दूसरे को भी साथ लेना है, जो पहले लिया जाता था। अभी उसमें कमी इसलिए हुई है, हम वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, हम सिर्फ हम एजुकेशन के साथ पैसा को जोड़ा है, तो पैसा के चक्कर में हम दूसरे को दूर फेंक देते, हम अपना रास्ता ढूंढते। उसमें मोहब्बत, जो मोहब्बत अपना मुल्क के लिए होना चाहिए, उसमें लगता है मुझे थोड़ा सा कमी हो जाती है। बिल्कुल सही बात की सर ने, बहुत बेहतरीन बात की, और सर ने बहुत अच्छी बात की कि पहले ज़माने के जो लोग थे वो आपस में एक दूसरे को साथ लेके चलते थे, और एक यूनियन होती थी, एक तरीके से उनमें यूनिटी होती थी, उनमें एक आप कह लें कि आपस में सिंसेरिटी भी होती थी। तो ये बहुत मैटर करता है। और आज जिस हम आज के दौर में खड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा सर ने एक बहुत बेहतरीन बल्कि बात की कि जो नॉलेज ऑफ द टीचर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो टीचिंग एक ऐसा शोबा है जो हर किसी कोई नहीं टीचर बन सकता और नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये बड़े सिलेक्टेड लोग जो है इस प्रोफेशन में आना चाहिए, जिनके पास नॉलेज एग्जिस्ट करती है, नॉलेज एग्जिस्ट करेगी तो वो पास ऑन कर सकेंगे। सर ने बिल्कुल सही बात की, अगर आपके पास खुद के पास नॉलेज नहीं है तो आप आगे वाले को क्या इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, और अगर आप आगे वाले को गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल इशू भी है, प्लस एक प्रोफेशनल इशू भी है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो सर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय स्टूडेंट्स, दैट व्हेन पेरेंट्स आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, दैट व्हाट इज द आरओआई दैट दे आर रिसीविंग। सो अभी तक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। सर जिस तरह हमारी जो तालीम है, और आपको क्या लगता है कि हमारा जो कमिंग बच्चा है वो ज़्यादा ग्लोबल हो जाएगा? ये सवाल वैसे मैंने अभी किसी एंगल से पूछा है, लेकिन नियर फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि बच्चा जो है वो मोर इन्फॉर्म्ड होने जा रहा है, मोर ग्लोबली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो डिग्रियां हासिल कर रहा है, सर्टिफिकेशंस हासिल कर रहा है? इस तरह की जो वर्क फोर्स जब रेडी हो जाएगी सर, तो जो लोकल लेवल पे क्या उनको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा?
मैं ये बात करने से पहले मैं छोटा सा एक चीज मैं बताते चलूं। जी। मैंने जो पहले बताया था कि नोइंग द अननोन इज अ नॉलेज। यस। मैं ये इस जगह पे, क्योंकि मैं उन्होंने और कुछ चीज में टच किया, इसलिए मुझे ये बोलने में मजबूर कर रहा है। जी। वो क्या है? नोइंग द अननोन इज अ नॉलेज। जी। बस नॉलेज कैन बी डेड, नॉलेज कैन बी लिवली। दो किस्म का नॉलेज हो सकता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, एक बहता हुआ दरिया है, जी। उसमें करंट आता है, जी। ये लिवली है। जी। फर्ज कर ले उसको किसी वजह से उसका करंट बंद हो जाता है, जी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सूख भी जाता है, तो वो ड्राई हो जाता है, तो उसमें क्या बोलते हैं? डेड रिवर। सही। इसी तरह हमने आपसे, किससे, उससे कुछ ना कुछ सीखा, रोज नए नए सीखते, वो हमारी नॉलेज है। लेकिन उस नॉलेज को अगर हमने अपना अंदाज दबा दिया, अपने हद तक रखा, मैंने सीख गया, नॉलेज हुआ, लेकिन इट बिकम डेड। हमें इसको चाहिए, इससे आगे बढ़ाना, इसको ट्रैवल करवाना, वन मैन टू अनदर, वन कॉर्नर टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर, देन थ्रू आउट द वर्ल्ड, फिर इट विल बी यूनिवर्सल। तो वो होता है नॉलेज। तो नॉलेज को भी कहीं रोकना नहीं। सही। तो इस तरह भाई इन्होंने जब बोला हम बाहर जाके लेकर, हमें उसमें कोई मना नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा था कि जरूरत पड़े तो चीन तक चले जाओ, लेकिन तालीम हासिल करो। तो तालीम के ऊपर एक जोर है, वो सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंसान को ये समझना चाहिए, तालीम के बगैर ईमानदारी का सोच वो जो बढ़ता नहीं है। सोच जब नहीं बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा कैसे? बिल्कुल सही बात। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए उसका एक तरीका होगा, हमें सिर्फ दूसरे को नकल नहीं करना है, दूसरा से लेके उनके साथ अपना इनपुट डालना है, करके नया चीज करना है। आज चाइना ने देखो तो ऐसे ऐसे नया चीज कर रहे हैं जो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो तो दूसरे जगह पे हाथ से चोरी नहीं होता, कुछ चोरी कुछ अपना मिलाया तो थर्ड चीज। जैसे ये है नेगेटिव पॉजिटिव, कि ये होता है क्या? सिंथेसिस। तो ये सिंथेसिस हमें करना है। तो सिंथेसिस के लिए जो चीज चाहिए, तो हमें चाहिए हमारी जो क्रीम होंगे हमारी सोसाइटी में, वो सिर्फ टीचिंग में आएगा, बाकी लोग नहीं। बाकी लोगों को टीचिंग में आने का हक ही नहीं होता, क्योंकि उससे जो सीखेगा वो उतना ही सीखेगा जितना उसको आता है। लिहाजा उनको नहीं इधर देना, उधर जो ना टेक्निकल और किसी काम पे लगा उसको, सिर्फ और सिर्फ जो दिखता है। देखे जिसके पास ब्रेन है वो पता चल जाता है। स्कूल कॉलेज में जब आते, हमें याद है कि हमारे बच्चे जब कहीं से छोटा स्कूल से उसको भेजा, तो उसके बाद आधा मैंने मकसद है कि हाफ ईयरली तकरीबन खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने किया और फाइनल में वो अचानक सेकंड पोजीशन आए, तो वहाँ एक शोर मच गया, यार कौन है, अचानक कहाँ से कोई जानता नहीं, ये सेकंड कैसे हो गया। उसके बाद किसी ने कहा, पूछा कौन है, तो कह रहे कि ये बंगाली है। फिर उन्होंने कहा अच्छा वो फिर तो हो सकता है। बस उनके जहन में ये था कि ये लोग जहन होंगे और ये काम कर सकते हैं, नहीं जो भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कोई चीज हर एक चीज तेज नहीं है छुरी, अब ज्यादा घिसेंगे धार हो जाएगा। आपकी ब्रेन थोड़ा कमजोर हो, पैदाइशी कमजोर भी हो सकता है, पैदाइशी बहुत ज्यादा, तो उसमें अगर कमजोर है तो उसको अच्छी तरह उसमें इतना धार उसके अंदर बनाए कि वो भी आगे बढ़ सकता है। हमें पता है ये जो इस सदी का सबसे बड़ा जो साइंसदान थे, क्या नाम था उनका, सबसे इस सदी का सबसे बड़ा साइंसदान जो थे, नाम अरे सबको पता है लेकिन इसका जेब नहीं आ रहा। अब्दुल कदीर खान। नहीं हमारे नहीं, दुनिया के जो थे ना साइंटिस्ट, एक नहीं है। उन्होंने उनको बात सुने, उन्होंने कभी अपना घर की पता कभी याद नहीं कर सकते थे, और वो दुनिया के सबसे बड़ा वो बन गया साइंटिस्ट। अरे नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो तो बहुत मशहूर आदमी है, इस शताब्दी के सबसे मशहूर वो है। सही है। अच्छा, तो वो कैसे हुआ? होता क्या पता है, ब्रेन में कहीं एक साइड होता है जहाँ वीक हो सकता है, दूसरा साइड वो बहुत बढ़ जाता है। तो हमें ये पहले से ये क्राइटेरिया आना चाहिए इस बच्चे को, किस कैटेगरी है कि अगर बहुत उम्र है तो उसको टीचिंग में दो। हमारे उल्टा है, जो सबसे थर्ड क्लास उसको एजुकेशन में दो या पॉलिटिक्स में दो। बिल्कुल सही बात है। कोई, लेकिन हमें यहाँ एक कैटेगरी बनना चाहिए कि वाकई इसके बाद नॉलेज हो रहा है, सीखना चाहता है, ब्रेन शार्प है, इसको एजुकेशन में दो ताकि और 10 बंदे जो है उसे सीखे और आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात ये है।
बेहतरीन बात की सर ने, बहुत अच्छी बात की। सर ने बेसिकली बात की है स्टूडेंट्स की एवेल्युएशन के ऊपर, उनकी पर्सनालिटी, उनका एनालिसिस किया जाए पहले बच्चों का कि बच्चे किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ये बेहतरीन बात सर ने की है। और सर अगर देखा जाए तो हमारे जो है बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके जो माँ बाप हैं वो डेफिनेटली अपने बच्चों के लिए बेहतर ही चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि बच्चे जो है वो साइंसेस पढ़ें और बच्चे जो है वो इसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स में जाएं। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे अभी आपने एक बेहतरीन बात कही कि पेरेंटल ऑब्जर्वेशन कह लें, सुपरविजन एक बेटर वर्ड होगा, कि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बच्चे के रिजल्ट लाने पे। तो आजकल का जो पेरेंट है सर, आई थिंक क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी जॉब्स भी ऐसी हो गई हैं कि जो आपको रात के 9 बजे तक भी नहीं छोड़ रही होती हैं, तो फिर आप घर जाते हैं और उसके बाद आप सो जाते हैं। पेरेंट और बच्चों के दरमियान जो गैप है वो बिल्कुल बढ़ रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, पेरेंट्स अब लेस कनेक्टेड हैं विद देयर चिल्ड्रन, और उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो उनको जो जिस तरह पहले पेरेंट्स हर वक्त उन पर नज़र रखते थे वो बड़ी कम हो गई है। सर इस बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? बात ये सही है, क्योंकि हमने जब अपना ये एजुकेशन के जो प्रोसेस है इसे आगे बढ़ाते हैं तो हमारे जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वेस्टर्न कंट्री से उनका तालीम है और वो सीखते हैं। तो वो हमारी ईस्टर्न की जो एक सिस्टम है, हमारी जो कल्चर है उसके साथ उसको मैच करके आगे नहीं बढ़ाते। वो सीधा सीधा उसको नकल करके उठा के हमारे ऊपर जो है ना छोप देते। उससे होता क्या पता है, हम जो चीज़ हमें करना चाहिए, देखिए ये जो हमारे जो तमद्दुन है ये उनसे बहुत डिफरेंट है और इसके अंदर जो एथिक्स इतना ज्यादा है, मोरालिटी इतना ज्यादा है, जो उनके पास उतना उनके मोरालिटी उसका अपना जगह पे होंगे। जैसे आप एक ब्रिटिशर ले ले, उनके वाइफ एक वो जो है ना ठक 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 करते करते चले और उसके मियाँ उनके वो कापी मापी लेके पीछे 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 चले। हमारे यहाँ ऐसे होंगे तो हम तो अपने बीबी को बाल खींच के पीछे ले आएंगे, तुम पीछे रहो, हम ये हमारी तमद्दुन है, वो उनका है, तो ठीक है वो उनका है। तो हमारे यहाँ हम जब आगे बढ़ने चाहते हैं तो हमारी ये बैकग्राउंड को साफ के मद्देनजर रखते हुए हमें वो वहां से जो लेते हैं उसके साथ मिला के एक नया से डेवलप करे, सिंथेसिस करे, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज हम सिर्फ चमचा बन के रहेंगे, हम टॉडीज बन के रहेंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात की, बहुत अच्छी बात की सर ने बेसिकली माइंडसेट पे भी बात की कि हमारा जो माइंडसेट है वो किस तरह का है। पेरेंट्स का जो आपस में आपने एक बात की, बहुत अच्छी बात की कि हमारे यहाँ अथॉरिटी जो है वो किसके हाथ में है, और इन द एंड ऑफ द डे बच्चों से जो कनेक्शन है वो भी बड़ा वीक होता जा रहा है, क्योंकि पहले ज़माने में मदर्स जो थी वो घर पे होती थी, फादर कमा रहे होते थे, तो मदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती थी बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन पर नज़र भी रखी जाए, उनकी तरबियत भी की जा सके, और इसके साथ साथ उनको जो है एक तरीके से सही डायरेक्शन में लेके जाया जाए। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स जो है, मदर फादर दोनों कमा रहे होते हैं, दोनों बेचारे शाम को आ रहे होते हैं, बच्चे जो है वो अगर लकी हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास होते हैं, नहीं है तो वो डे केयर में होते हैं। तो वो जो एक गैप है वो एक बहुत बढ़ता जा रहा है। इससे बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, इससे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, और एक बैलेंस जो है सर वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही है जी, बात आपने बिल्कुल सही कही। और ये बात कहते ही मुझे अचानक एक याद आया, मेरे एक पास्ट एक एक्सपीरियंस याद आया जी। पढ़ाने गया मैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं नहीं लाऊं, किसी यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ पढ़ाने गया, बहुत सारी स्टूडेंट था, तो मैं वहाँ जो है ना मैं लॉ का क्लास ले रहा था जी। तो मैं उन लोगों को बोला कि भाई देखो एक कोई पढ़ा रहा था, वो टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका रेफरेंस में मैंने उनको एक चीज सुनाई जी। और मैंने वो चीज सुनाया जो चीज प्रैक्टिकली हुआ था जी। वो ये हुआ था, वो जो इंडिया में जब एक गाना रिलीज हुआ था, वो जो है ना चोली के नीचे क्या है, वो जो एक गाना रिलीज हुआ था, जब वो गाना रिलीज होने से पहले कुछ लोग कुछ भाव लिया था कि इसके अंदर जो है ना फांसी है, तो वो लोग कोर्ट में चला गया था, कोर्ट में चला गया।
अच्छा कोर्ट ने बोला क्या है, तो कोर्ट के सामने वो बचा के सुनाया, कोर्ट ने बोला क्या है, बोले कि नीचे क्या है, बोले कि मुझे दिल है मेरा। कोर्ट ने कहा यह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लैंग्वेज में कोई, क्योंकि कोर्ट तो वो देखते हैं ना, नहीं उसने रिलीज कर दिया, हो गया रिलीज। तो मैंने वो सुनाया बच्चे का, सुना के मैंने कहा देखो मैं तुम लोग को सिर्फ टेस्ट करूंगा, मैंने एग्जाम में ये भी मैं दूंगा 10 मार्क दूंगा, लेकिन क्या सवाल पूछूंगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने उसमें सवाल सिर्फ ये पूछा था, सिंपल सवाल, देखो इसमें क्यों गाना है, तो गाना का सुर मूर नहीं बदलना, इसका जो मात्रा है वो नहीं बदलना, सिर्फ उसमें एक वर्ड ऐसे बदल दो। उसके बाद वो गा के जब वो कोर्ट के सामने दोगे, कोर्ट कहेंगे हाँ इसमें फांसी आई, लिहाजा ये रिलीज नहीं हो सकता। तो हमने कहा आप सिर्फ अपना दिल से वो वर्ड इसमें डाल दो करके फिर दो कोर्ट के सामने। अब यकीन करो बच्चा का ये एक वर्ड मैंने बोला नहीं आया। इससे मेरा कहने मकसद यह है बच्चा भी सोचता ही नहीं है, वो जो उसको इधर से देखा सीखा वो सीखना ही नहीं चाहता है, वो सुनता ही नहीं है। 3 दिन मैंने उनको ये सिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उल्टा हो गया, ये सार अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या क्या सिखाते। तो ये तो एक ही है, लेकिन ये हमारे होता क्यों, होता ये मैं पहले बताया, जब घर से सिखाते थे एक तरीका से सिखाते थे, वो नहीं है, बच्चा एक हवा में ऊपर आ जाता है। उसके बाद ये सब चीज जैसे उनको सिखाने की कोशिश की, कहीं पता नहीं ये कहाँ से आया, ये सार ये क्या सिखाना चाहते हैं। ये एग्जैक्टली वो है कि एक दरिया के किनारे में गए बच्चे, ऊपर से वो टीचर सिखा रहे, देखो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार। तो दूसरा भाई कहने लगे ये नहीं बताना कितना है, ये सार जो है ना गिनती सिखा रहे हैं। ये हमारे हालत है, बच्चा ना सीखने चाहते ना किसी को सिखाने देते। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सर ने। डेफिनेटली जो ये एक गैप है, पेरेंटल गैप प्लस उसके साथ जो लर्निंग गैप है विद द टीचर एंड स्टूडेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो अभी आपने बहुत एक अच्छी एग्जांपल दी। थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में आने के लिए। हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। इन दी एंड आपको ये एडवाइस देना चाहेंगे? चले बहुत अच्छा आप लोगों ने ये किया, मुझे तो पहले पता नहीं था, आज ही मुझे यहाँ देख के पता चला, सामने सब कुछ रखा हुआ है, मैं ये भी देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा ये है। देखिए अगर इससे हम चाहते कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। लोग जो अगर सीखने चाहे वो सीखे। और मेरे एक बात मैं कहूँ, कभी भी ऐसे प्रोग्राम जिसमें जूस बहुत कम होता है, इसके अंदर जूस थोड़ा सा डालना पड़ता है, इधर उधर से बातें थोड़ा घुमा फिरा के, ताकि सुनने वाला में थोड़ा इंटरेस्ट है। कभी कभी होता क्या है, बीइंग ए टीचर हम कभी इतना कोशिश करते, देखते हो बच्चे ये सुनने जाते, थोड़ा उसके नींद आ जाते, उस वक्त ऐसा टॉपिक उसके अंदर डाल दो कि फौरन जग जाता है, फिर उसको सुनाओ, फिर वो सुनेगा। तो ये एक तरीका भी है, ये टीचर को भी ये चीज जानना चाहिए। ये चीज मेरा अंदर आया जब मैं जर्नलिस्ट बना, 1 to 12 छोटा से बड़ा लगभग मिले, तो मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, उससे सीख के मैं ट्रेडिशनल टीचर की तरह मैंने नहीं किया, इस तरह मैं करके बच्चा सीखे। हमने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना कि कभी कहेंगे भाई एक बच्चे ने कहेंगे कि वो फलाना सार से मैंने ये सीखा था, तो बस ये है। तो सबको ये चाहिए, बच्चे को भी जब सिखाएंगे टीचर तो वो भी इतना लिबली तरीका से उनको सिखाए, और बच्चा ताकि उसको बच्चा कैस करे। ऐसे बातों से सिर्फ नहीं सिखाएंगे तो ठस ठस करके अपने बोल दिया, बच्चा अभी सुनेगा ही नहीं, सीखेगा ही नहीं, क्या फायदा उससे, हम तो पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत आपने अच्छी एडवाइस दी है और बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा है। प्रोग्राम रहनुमा एवरी संडे फ्रॉम 5 to 6 PM देखना ना भूलेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।